धारा 24 जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सज़ा। यह धारा बताती है कि अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता है तो मजिस्ट्रेट उसे कितने समय के लिए जेल भेज सकता है। एक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना अदा न करने की स्थिति में इतनी अवधि का कारावास दे सकता है जितनी कानून द्वारा अधिकृत है। सरल शब्दों में, अगर किसी मामले में मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया है और अपराधी वह जुर्माना नहीं भरता तो मजिस्ट्रेट उसे अतिरिक्त जेल की सज़ा सुना सकता है जितनी सज़ा कानून में बताई गई है, परंतु यह कि कारावास की अवधि धारा 23 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं होगी। सरल शब्दों में, यह अतिरिक्त जेल की सज़ा उतनी ही होगी जितनी मजिस्ट्रेट को धारा 23 के तहत किसी अपराध के लिए अधिकतम सज़ा देने का अधिकार है, यानी वह अपनी आधिकारिक सीमा से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। धारा 25 एक ही मुकदमे में कई अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर सज़ा। यह धारा बताती है कि जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे कैसे सजा देगा। जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उसे ऐसे अपराधों के लिए निर्धारित कई दंड दे सकता है जिन्हें ऐसा न्यायालय देने में सक्षम है, और न्यायालय अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे दंडों को एक साथ चलाने कॉन्करेंटली या क्रमिक रूप से चलाने कॉन्सेक्यूटिवली का आदेश देगा। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति पर एक ही बार में कई अपराधों जैसे चोरी और मारपीट दोनों का मुकदमा चला और वह सब में दोषी पाया गया तो अदालत उसे उन सभी अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा दे सकती है जितनी सज़ा देने की शक्ति उस अदालत के पास है। अदालत अपराधों की गंभीरता को देखते हुए यह तय करेगी कि क्या ये सज़ाएं एक साथ चलेंगी, यानी सब एक ही समय में ख़त्म होंगी, या एक के बाद एक, यानी एक सज़ा पूरी होने के बाद दूसरी शुरू होगी। यह सब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के नियमों के अनुसार होगा। 2. क्रमिक सज़ाओं कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस के मामले में केवल इस कारण से कि कई अपराधों के लिए कुल सज़ा उस सज़ा से अधिक है जिसे वह न्यायालय किसी एक अपराध में दोषी ठहराए जाने पर देने में सक्षम है, अपराधी को उच्च न्यायालय में विचारण के लिए भेजना आवश्यक नहीं होगा। सरल शब्दों में, अगर अदालत यह तय करती है कि सज़ाएं एक के बाद एक चलेंगी, यानी क्रमिक सज़ाएं, और उन सभी सज़ाओं को मिलाकर कुल सज़ा उस अधिकतम सज़ा से ज़्यादा हो जाती है जो वह अदालत केवल एक अपराध के लिए दे सकती थी, तो भी अदालत को अपराधी को किसी बड़ी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही उन सज़ाओं को सुना सकती है, परंतु यह कि किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सज़ा नहीं दी जाएगी। सरल शब्दों में, लेकिन इन क्रमिक सज़ाओं को मिलाकर कुल जेल की सज़ा किसी भी हालत में 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। कुल सज़ा उस सज़ा की दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी जिसे न्यायालय किसी एक अपराध के लिए देने में सक्षम है। सरल शब्दों में, साथ ही क्रमिक सज़ाओं का कुल योग उस अधिकतम सज़ा के दोगुने से ज़्यादा नहीं हो सकता जो वह अदालत किसी एक अपराध के लिए दे सकती थी। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एक अपराध के लिए अधिकतम 3 साल की सज़ा दे सकता है, जैसा कि धारा 23 में बताया गया है, अगर वह एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए सज़ा सुनाता है तो उन सभी क्रमिक सज़ाओं का कुल योग 3 साल 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 20 साल की समग्र सीमा भी। दोषी व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए इस धारा के तहत उसके विरुद्ध पारित क्रमिक सज़ाओं का कुल योग एक एकल सज़ा माना जाएगा। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति जिसे क्रमिक सज़ाएं मिली हैं अपील करना चाहता है तो अपील के मकसद से उन सभी क्रमिक सज़ाओं के कुल योग को एक ही सज़ा माना जाएगा। इससे अपील की प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि उसे अलग अलग सज़ाओं के लिए अलग अलग अपील नहीं करनी पड़ेगी। संक्षेप में, यह धारा बहु अपराध वाले मामलों में सज़ा देने की अदालतों की शक्तियों को स्पष्ट करती है। यह अदालतों को सज़ाओं को एक साथ या क्रमिक रूप से चलाने का विकल्प देती है
और क्रमिक सज्जाओं के लिए अधिकतम सीमाएं 20 साल और अदालत की एकल सज्जा शक्ति का 2 गुना तय करती है। यह अपील के लिए क्रमिक सज्जाओं को एक एकल सज्जा मानने का प्रावधान भी करती है। धारा 26 शक्तियों को प्रदान करने का तरीका। यह धारा बताती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी मामला हो, व्यक्तियों को शक्तियां कैसे प्रदान कर सकते हैं। एक, इस संहिता के तहत शक्तियां प्रदान करते समय उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेष रूप से नाम से या उनके पदों के आधार पर या अधिकारियों के वर्गों को उनके आधिकारिक पदनामों द्वारा सामान्य रूप से सशक्त कर सकती है। सरल शब्दों में, जब यह संहिता किसी को कोई शक्ति देती है तो उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जो भी शक्ति दे रहा हो वह शक्ति 3 तरीकों से दे सकता है। 1, व्यक्ति का नाम लेकर किसी खास व्यक्ति का नाम बताकर उसे शक्ति देना। 2, पद के आधार पर किसी खास पद पर बैठे व्यक्ति को शक्ति देना, जैसे जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति देना, चाहे उस पद पर कोई भी व्यक्ति हो। 3, अधिकारियों के पूरे वर्ग को, एक ही तरह के सभी अधिकारियों को उनके पदनाम के आधार पर सामान्य रूप से शक्ति देना, जैसे सभी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को शक्ति देना। 2, ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह सशक्त किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है। सरल शब्दों में, यह जो भी आदेश शक्ति देने के लिए जारी किया जाएगा वह उसी दिन से लागू होगा जिस दिन इसे उस व्यक्ति को बताया जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को शक्ति दी जा रही है उसे जब आदेश की जानकारी मिलेगी तभी से वह शक्ति प्रभावी होगी। संक्षेप में, यह धारा स्पष्ट करती है कि उच्च न्यायालय या राज्य सरकार इस संहिता के तहत न्यायिक या कार्यकारी शक्तियां व्यक्तिगत नाम से, पद के आधार पर या अधिकारियों के वर्ग के आधार पर दे सकते हैं और ये शक्तियां तभी प्रभावी होंगी जब संबंधित व्यक्ति को आदेश की सूचना मिल जाएगी। धारा 27, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। यह धारा उन सरकारी अधिकारियों की शक्तियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है जिन्हें इस संहिता के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, खासकर जब उनका स्थानांतरण या पदोन्नति होती है। जब भी सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय क्षेत्र में उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के तहत किसी भी शक्ति से लैस किया गया है को उसी प्रकृति के समान या उच्च पद पर उसी राज्य सरकार के तहत एक समान स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है तो वह जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, अन्यथा निर्देश न दे या दे चुका हो, उसी स्थानीय क्षेत्र में जहां उसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। सरल शब्दों में, वो कल्पना कीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी है, जैसे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। उसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार ने इस नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी खास इलाके में कुछ शक्तियां दी हैं। अब अगर उस अधिकारी का तबादला होता है या उसे पदोन्नत, प्रोमोटेड किया जाता है और उसे उसी तरह के समान प्रकृति के समान या ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता है और वह नियुक्ति भी उसी राज्य सरकार के अधीन उसी जैसे इलाके में होती है, तो वह अधिकारी अपनी पुरानी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगा उस नए इलाके में जहां उसे नियुक्त किया गया है, जब तक उच्च न्यायालय या राज्य सरकार साफ तौर पर कोई और निर्देश न दे या पहले से ही कोई और निर्देश न दे चुका हो। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक बार जब किसी सरकारी अधिकारी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोई शक्ति मिल जाती है तो वह शक्ति उसके साथ बनी रहेगी, भले ही उसे उसी राज्य सरकार के तहत उसी तरह के समान या उच्च पद पर स्थानांतरित या पदोन्नत किया जाए, जब तक कि स्पष्ट रूप से कोई विपरीत आदेश न दिया जाए। यह प्रशासनिक और न्यायिक निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। धारा 28, शक्तियों की वापसी। यह धारा बताती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दी गई न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां किन अधिकारियों द्वारा वापस ली जा सकती हैं। 1, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट।
जैसा भी मामला हो, इस संहिता के तहत उसने किसी भी व्यक्ति को या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियां वापस ले सकती है। सरल शब्दों में, जिसने शक्ति दी है वही उसे वापस ले सकता है। ओ अगर उच्च न्यायालय ने किसी को कोई शक्ति दी है तो वह उसे वापस ले सकता है। ओ अगर राज्य सरकार ने किसी को कोई शक्ति दी है तो वह उसे वापस ले सकती है। ओ यह नियम उन अधिकारियों पर भी लागू होता है जो उनके अधीनस्थ हैं, जैसे उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है या राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। वे चाहें तो दी गई सभी शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति वापस ले सकते हैं। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्तियां संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकती हैं जिन्होंने ऐसी शक्तियां प्रदान की थीं। सरल शब्दों में, ओ अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम ने अपने अधीनस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति दी है तो सीजेएम ही उस शक्ति को वापस ले सकता है। ओ अगर जिला मजिस्ट्रेट डीएम ने अपने अधीनस्थ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई शक्ति दी है तो डीएम ही उस शक्ति को वापस ले सकता है। अरे संक्षेप में, यह धारा एक सीधा सिद्धांत स्थापित करती है। जिस प्राधिकारी ने इस संहिता के तहत कोई शक्ति प्रदान की है, चाहे वह उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट हो, उसी प्राधिकारी के पास उस शक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस लेने का भी अधिकार है। यह शक्तियों के नियंत्रण और प्रबंधन में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। धारा 29, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जो उनके पदस्थ उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के पद खाली होने पर भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य बिना रुकावट के जारी रहें, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 1. इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्रयोग या निष्पादित किए जा सकते हैं। सरल शब्दों में, अगर कोई न्यायाधीश, जज या मजिस्ट्रेट अपने पद से हट जाता है, जैसे सेवानिवृत्ति, तबादला या निधन, तो उसके पद पर आने वाला नया अधिकारी, उत्तराधिकारी, उस पूर्व न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और उसके कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि लंबित मामलों या चल रही प्रक्रियाओं में कोई रुकावट न आए। 2. जब इस बात पर कोई संदेह हो कि उत्तराधिकारी कौन है, तो सत्र न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के प्रयोजनों के लिए या इसके तहत किसी भी कार्यवाही या आदेश के लिए उत्तराधिकारी माना जाएगा। सरल शब्दों में, अगर यह स्पष्ट न हो कि किसी न्यायाधीश का उत्तराधिकारी कौन है, यानी कौन उसका काम संभालेगा, तो सत्र न्यायाधीश सेशंस जज एक लिखित आदेश जारी करके यह तय करेगा कि इस संहिता के तहत या किसी मामले में आगे की कार्यवाही के लिए किसे उस न्यायाधीश का उत्तराधिकारी माना जाएगा। 3. जब इस बात पर कोई संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के प्रयोजनों के लिए या इसके तहत किसी भी कार्यवाही या आदेश के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी माना जाएगा। सरल शब्दों में, इसी तरह अगर किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है इस पर कोई संदेह है, ओ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम लिखित आदेश द्वारा तय करेगा कि उत्तराधिकारी कौन है। ओ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के मामले में जिला मजिस्ट्रेट डीएम लिखित आदेश द्वारा तय करेगा कि उत्तराधिकारी कौन है। ओ यह तय किया जाएगा कि इस संहिता के तहत या किसी भी कार्यवाही या आदेश के लिए किसे उस मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी माना जाएगा। संक्षेप में, यह धारा न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करती है।
यह बताती है कि एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य उसके उत्तराधिकारी द्वारा निभाए जा सकते हैं। साथ ही यह किसी भी संदेह की स्थिति में सत्र न्यायाधीशों के लिए और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेटों के लिए को यह तय करने का अधिकार देती है कि कानूनी उद्देश्यों के लिए उत्तराधिकारी कौन होगा। धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। यह धारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को स्पष्ट करती है, खासकर जब वे अपने पद के तहत किसी स्टेशन प्रभारी से ऊपर होते हैं। एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से पद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए वे नियुक्त किए गए हैं उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि ऐसे अधिकारी द्वारा अपने स्टेशन की सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जा सकता है। सरल शब्दों में, एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जिसे आमतौर पर थानाध्यक्ष या SHO कहते हैं, अपने पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर कुछ खास शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जैसे FIR दर्ज करना, जांच करना, गिरफ्तारी करना आदि। अब जो पुलिस अधिकारी पद में इस स्टेशन प्रभारी से ऊंचे होते हैं, जैसे सर्किल इंस्पेक्टर, DSP, SP आदि, वे अधिकारी जिस पूरे स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो एक से ज्यादा पुलिस स्टेशनों को कवर कर सकता है, जैसे एक सब डिवीजन या पूरा जिला, उस पूरे क्षेत्र में वे वही सारी शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक स्टेशन प्रभारी अपने स्टेशन की सीमा में इस्तेमाल कर सकता है। संक्षेप में, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में वे सभी शक्तियां हों जो एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के पास उसके अपने स्टेशन की सीमा में होती हैं। यह पुलिस बल में पदानुक्रम और प्रभावी कार्य प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। धारा 31 कब जनता मजिस्ट्रेटों और पुलिस की सहायता करेगी? यह धारा उन स्थितियों को स्पष्ट करती है जब आम जनता कानूनी रूप से एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उचित रूप से सहायता मांगने पर उसकी सहायता करने के लिए बाध्य है। सरल शब्दों में, हर व्यक्ति कानूनन बाध्य है कि वह एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की मदद करे यदि वे उससे उचित रूप से मदद मांगते हैं और मदद इन 3 स्थितियों में से किसी एक में मांगी गई हो। किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने या भागने से रोकने में जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, या सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहता है जिसे गिरफ्तार करने का उसे कानूनी अधिकार है या वह व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा है, तो जनता उस व्यक्ति को पकड़ने या उसे भागने से रोकने में मदद करे। शांति भंग, ब्रीच ऑफ द पीस को रोकने या दबाने में, या सरल शब्दों में, अगर कहीं शांति भंग हो रही है, जैसे दंगा, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा जिससे सार्वजनिक शांति बिगड़ रही हो, तो उसे रोकने या शांत करने में मदद करे। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने के प्रयास को रोकने में। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे सरकारी इमारत, सड़क, बस, ट्रेन आदि को तोड़ना, तो उस नुकसान को रोकने में मदद करे। संक्षेप में, धारा 31 नागरिकों को 3 विशिष्ट परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करती है। गिरफ्तारी में सहायता, शांति भंग को रोकने दबाने में और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने में। यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करता है।